वन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बड़े या जिला के डीएम बड़े? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सवाल है। वस्तुतः यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल तमाम अभिभावक, शिक्षक और संबंधित बच्चों के जहन में जरूर तैर रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जैसा आप जानते हैं, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक पूर्व अधिकारी हूं। इसलिए मैंने अपने 33 साल से अधिक के सेवा काल में ऐसी ऊहापोह और ऐसे अहम की टकराव की स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी सर्दी का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके पूर्व आप सब लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो में आपसे बताया भी था कि शिक्षा विभाग के आदेश से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सभी स्कूल संचालित हो रहे हैं। यद्यपि इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। आप यदि चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है। कड़ाके की ठंड के कारण डीएम पटना ने एक आदेश पारित किया और वह आदेश सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 144 के तहत पारित है। उस आदेश का मजमून यह था, उस आदेश में यह अंकित था कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक इस कक्षा से इस कक्षा के सभी स्कूल बंद रहेंगे और ऐसा जिलाधिकारी को डीएम के नाते अधिकार सीआरपीसी में प्रदत्त है। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपेक्षा की कि इस तरह के आदेश नहीं निर्गत किए जाएं। पत्र का मजमून यही था कि इस तरह के आदेश पारित करने से स्कूल के कार्य पठन पाठन बाधित होता है। उसमें एक कंडिका यह भी था कि यदि डीएम को ऐसा लगता है कि इस तरह का आदेश पारित किया जाना चाहिए धारा 144 में, तो वो शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त कर लें, उनसे परामर्श कर लें या उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। इसके बाद डीएम पटना ने सेक्शन 144 को उद्धृत करते हुए एक पत्र शिक्षा विभाग को लिखा, जिसमें उन्होंने सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है और इसके लिए डीएम अधिकृत हैं, उसका वर्णन करते हुए अपने द्वारा लिए गए और अपने द्वारा पारित आदेश को जायज ठहराया। हद तो तब हो गई कि उस पत्र के जवाब में पुनः शिक्षा विभाग की तरफ से एक विस्तृत पत्र गया, जिसमें डीएम के द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत जो कुछ विसंगतियां हैं उनके अनुसार उसको अंकित करते हुए यह बताया गया कि यह उचित आदेश नहीं है और यदि शिक्षा विभाग कोर्ट में जाता है तो कोर्ट से ये सारे प्रश्न उठ सकते हैं। मैं आज इस विषय पर 3 पहलू की चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। इसके 3 पहलू हैं। पहला कानूनी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा राजनैतिक। तो आइए एक एक कर इन पहलुओं की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। पहली बात कानूनी पहलू की है। कानूनी पहलू यह है कि सीआरपीसी के सेक्शन 20 में सरकार डीएम, एसडीएम, एडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति करते हैं और उन्हें सेक्शन 144 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। सेक्शन 144 एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इसीलिए सीआरपीसी के चैप्टर 10 के लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया सी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन 144 उद्धृत होता है। इसके तहत जो भी अधिकारी होते हैं, यानी स्पेशली सीआरपीसी के सेक्शन 20 में जिनको यह अधिकार दिया जाता है, उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि इस सेक्शन के तहत वो आदेश पारित कर सकते हैं।
इसमें मैं आपको एक दो चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सेक्शन में जैसा आप पढ़ेंगे कि एक शब्द लिखा हुआ है एप्रीहेंडेड डेंजर, तो ये एप्रीहेंडेड डेंजर जो है वो हेल्थ पर भी हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर पर भी हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पर भी हो सकता है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से डीएम द्वारा जो पारित आदेश है वह बिल्कुल जायज है। इतना ही नहीं, मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वर्ष 2004 में कर्नाटका में एक मामला हुआ था जहां डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया किसी जुलूस को निकालने के संदर्भ में उन पर वहां के एडीएम ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी और वहां उनको जाने से रोका था। यह मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण न्याय निर्णय में जो 2004 में हुआ था क्या कहता है उसको मैं, उसके ऑपरेटिव पार्ट को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट शुड नॉट नॉर्मली इंटरफेयर विद द मैटर्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर विच इज प्राइमरली द डोमेन ऑफ द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। They are by and large the best to assess and to handle the situation depending upon the peculiar needs and necessities within their special knowledge. इसका मतलब यह होता है कि कोई भी दंडाधिकारी इस मामले में डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या स्पेशली इंपावर्ड स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको यह अधिकार सरकार देती है, उसके द्वारा पारित आदेश पर सामान्यतः कोर्ट को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी ऐसे आदेश पारित करते हैं वे अपने विवेक पर और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। शिक्षा विभाग के पत्र में यह लिखा गया कि यह सूचना आपको कहां से प्राप्त हुई, ये इंफॉर्मेशन आपने कहां से गैदर किया। तो यहां आपको स्पष्ट बता दें कि धारा 144 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके डिस्क्रिप्शन पर है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को चाहे तो डाइवर्ज करें, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। और धारा 144 बहुत ही व्यापक सेक्शन है। आप लोग सब लोग सुनते होंगे कि कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू अलग से कोई सेक्शन नहीं होता है। धारा 144 के तहत ही जो निषेधाज्ञा लागू की जाती है और उसमें सब चीज प्रतिबंधित किया जाता है, उसी को हम लोग कर्फ्यू बोलते हैं। तो हम लोग अपने प्रशासनिक अनुभव में हम लोगों ने यह पाया कि धारा 144 के तहत बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त है और डीएम द्वारा या अन्य जिलों में जो डीएम ने यह आदेश पारित किया या कहीं एसडीएम भी पारित किए होंगे, वो बिल्कुल इसके दृष्टिपथ, इसके मद्देनजर किए होंगे कि ये जो बिल्कुल कोल्ड वेव चल रहा है, शीतलहरी चल रही है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें शिक्षा विभाग द्वारा कोई इंटरफेयर की आवश्यकता थी। अब दूसरे प्रशासनिक पहलू पर हम लोग बात करते हैं। जिलाधिकारी जो जिले में पदस्थापित होते हैं वह मूल रूप से 3 कैपेसिटी में काम करते हैं, इसलिए उन्हें जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर भी कहा जाता है। जब वो कलेक्टर होते हैं तो रेवेन्यू कोर्ट करते हैं और रेवेन्यू से संबंधित, लैंड रेवेन्यू से संबंधित कई अधिकार उनको प्राप्त हैं, जिसमें वो कोर्ट भी करते हैं। जब वो जिला दंडाधिकारी होते हैं तो सीआरपीसी एवं अन्य एक्ट में उनको अधिकार प्राप्त होता है और वो कोर्ट के रूप में आदेश पारित करते हैं। लेकिन जब वो जिला पदाधिकारी होते हैं तो ही इज हेड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट। इस नाते शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में होते हैं। यद्यपि उनका पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का पेरेंट डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग है, लेकिन फिर भी जिले में यदि वो पदस्थापित हैं तो डीएम यानी जिला पदाधिकारी, जिलाधिकारी जिनको हम लोग कहते हैं, वो उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये अजीब स्थिति है। अब आप सोच करके देखिए कि जिले का डीएम कोई आदेश पारित कर रहा है, शिक्षा विभाग उसको रोक रहा है, फिर डीएम उसको जवाब दे रहा है, फिर इधर से उसको कुछ जवाब। यह अजीब स्थिति है। इसको प्रशासनिक भाषा में बोलते हैं कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। और ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती है। यह क्यों हो रहा है? क्या किसी ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की या नहीं की? यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। राज्य के मुख्य सचिव जो समस्त ब्यूरोक्रेसी के चीफ होते हैं,
मुझे पता नहीं कि यह उनके संज्ञान में है या नहीं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी यहां बन गई है कि मुख्य सचिव भी लाचार नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस राज्य में जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी उस पर कुठाराघात हुआ है। वैसे व्यक्ति जो किसी पद पर नहीं हैं, यानी उनको कोई जवाबदेही नहीं है, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन सारा पावर वही एंजॉय कर रहे हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर डीएम ने एसीएस के पत्र का वैसा जवाब दिया है तो मुझे जो प्रशासनिक अनुभव है उन्होंने अपने ही दम पर ऐसा जवाब नहीं दिया होगा। मैं दूसरे पहलू से बात कर रहा हूं। मैंने पहले पहलू में बताया कानूनी तौर पर वो बिल्कुल सही है, व्यवहारिक रूप से भी उनका ये आदेश सही है, लेकिन मैं दूसरे पक्ष में बात कर रहा हूं कि कैसे कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस हुआ है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्य सचिव इसमें इंटरवेन नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति एक इसलिए हुई है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अधिकारी जो सेवानिवृत्त है वो संपूर्ण राज्य को चला रहा है। संपूर्ण जिले के कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी उनकी ही बात सुनते हैं, और यहीं पर स्थिति खराब होने का वजह बना है। आप सोच करके देखिए कि अगर राज्य के मुख्य सचिव इतना लाचार हों, बहुत अच्छे अधिकारी हैं अमीर सुबहानी साहब, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं, लेकिन वो बेबस हैं। क्योंकि अगर बेबस नहीं होते तो इस मामले में जरूर इंटरफेयर करते, लेकिन वो क्या इंटरफेयर करेंगे? उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। हर एक चीज के लिए एक भारतीय प्रशासनिक के सेवानिवृत्त पदाधिकारी से मुख्यमंत्री सचिवालय में बार बार उनको पूछना पड़ता है, और ये सब लोग जानते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट। मुझको याद है एक सेवानिवृत्त डीजीपी ने कहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सलाहकार बन के पीछे से सलाह देना कुछ और बात होती है, और फ्रंट पर आकर सरकार चलाना या उत्तरदायित्व लेना कुछ और बात होती है। और यहां पर कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस इन्हीं कारणों से हो रहा है। आप सोच करके देखें, पुलिस का प्रमुख डीजीपी, नागरिक प्रशासन और पुलिस समस्त ब्यूरोक्रेसी का हेड चीफ सेक्रेटरी के यदि उन्हीं से निर्देश लेना पड़े तो यह अत्यंत दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति जल्दी से समाप्त होनी चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद आईएएस और आईपीएस को प्रमुख पदों पर बिठाकर रखना, इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। कदाचित इसीलिए बहुत सारे संस्थानों में रिजर्व बैंक से जो रिटायर करते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से जो रिटायर करते हैं, उनके लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। और यहां अजीब परंपरा बन गई है, एक तो एक्सटेंशन देने की परंपरा और दूसरा रिटायरमेंट के बाद उनको पदों पर बिठा देने की परंपरा। नतीजा यह होता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है और अधिकार असीमित मिल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि पूरा चेन ऑफ कमांड टूट जाता है, और इस मामले में यही हुआ है। यह कोई मामूली प्रशासनिक घटना नहीं है कि जहां एसीएस और जिले के डीएम में ऐसी तकरार हो। मैं नालंदा या किसी और जिले के डीएम को सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे ऐसी चिट्ठियां आती रहती है। मैंने शुरू में ही कह दिया कि डीएम के द्वारा शीतलहरी में पारित आदेश, बच्चों के स्कूल को बंद करने का आदेश बिल्कुल व्यवहारिक है, यह होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरे दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि यह पूरा कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस का मामला है। और तीसरा पॉलिटिकल। ऐसा इसलिए होता है कि जब कंट्रोल एंड कमांड का सिचुएशन, कंट्रोल एंड कमांड की स्थिति जब ब्लर्ड हो जाती है तो ऐसे ही कंफ्यूजन प्रिवेल करता है। और मुझको लगता है कि अब ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हाईएस्ट लेवल से आ रहा है, तभी जिलों के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के इन आदेशों की नाफरमानी शुरू कर दी है। इस दृष्टिकोण से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के दिन अब लद गए। और इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी विभाग से छुट्टी भी कर दी जाए। वो अलग से विवेचना का विषय हो सकता है कि उन्होंने विभाग में क्या कार्य किए, कितना सुधार हुआ, लेकिन मैं अभी अपनी बात सिर्फ इन्हीं तीनों बिंदुओं पर सीमित रखना चाहता हूं। पहला, कानूनी तौर पर डीएम 144 में जो आदेश पारित किए हैं वो बिल्कुल सही है, उनके क्षेत्राधिकार में है,
और सेक्शन 144 सीआरपीसी में किसी अन्य अथॉरिटी को एक्सेप्ट द कॉम्पिटेंट कोर्ट इंटरफेयर करने का, सुझाव देने का या उनको निर्देश देने का अधिकार नहीं है। दूसरा प्रशासनिक पहलू, ये प्रशासन के लिए, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये टिपिकल कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल। और तीसरा कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत कमजोर हो जाता है, चीजें ब्लर्ड हो जाती है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में वैसे लोग जो सेवानिवृत्ति के बाद महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिए जाते हैं, तो यही स्थिति होती है। हम लोगों को पता है, कई स्थिति में ऐसे हैं, आप सोच करके देखिए कि ऐसे ऐसे अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जहां मंत्रियों की भी पूछ नहीं, मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते। अधिकार उनको मिले जिसके पास जवाबदेही हो। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर इज बिजार, इज ए डिजास्ट्रस थिंग। और इन चीजों पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा पूरे राज्य में तो हो ही रहा है, देश के अंदर भी ये किरकिरी हो रही है और इस किरकिरी को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। चेन ऑफ कमांड को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, गवर्नेंस को संस्थागत बनाना चाहिए और इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए कि लोग सेवानिवृत्ति के कगार पर हों तो उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए या फिर सेवानिवृत्त हो जाए तो उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठा करके उपकृत किया जाए। ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा ट्रेंड राज्य के शासन, प्रशासन और गवर्नेंस के लिए अत्यंत घातक है। इससे राज्य की जनता का भी भला नहीं हो सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।